So guys, we will be discussing about the nitty-gritties of writing a good essay. और CAPF AC के एग्जाम में आप कैसे 80 में से 60 स्कोर कर सकते हो, क्या पॉइंट्स आपके एवरेज essay को निखार कर गुड से वेरी गुड तक ले जा सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो सब कुछ फॉलो करके मैंने पेपर 2 में 100+ स्कोर किया था और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन के अलावा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी मैंने एसए के अंदर 140+ स्कोर किया था। सो ये टेक्निक्स हर रिटन एग्जामिनेशंस के लिए रेलिवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एसए। सबसे पहले एसए का कोर कंटेंट आपके जीएस से आता है, तो आपको अपने जीएस के टॉपिक्स को मास्टर करना पड़ेगा। आप पेपर 1 में पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ते हैं। ऐसे का कोर कंटेंट आपके जीएस में से आता है। मैं आपको एग्जांपल दूं, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आया, प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट। तो ये डायरेक्टली स्टैटिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। जिसने भी अच्छे से जीएस पढ़ी होगी, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए होंगे, उसको ये ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो। बहुत से टॉपिक्स पूछे जाते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर, तो ये सारे टॉपिक्स आपके जीएस को टच करते हैं। जब तक आपके पास जीएस पे पकड़ नहीं होगी, आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं होगा लिखने के लिए, तो आप जब पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो को बहुत अच्छे से पढ़िए और दिमाग में ये बना के चलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही नहीं लिखने, आपको एस्से भी लिखने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारी नॉन फिक्शन नॉवेल्स। नॉन फिक्शन बुक्स आपको हेल्प करती हैं एक मेच्योर थॉट डेवलप करने के लिए, आपके नॉलेज बढ़ाते हैं, आपको आर्ट ऑफ राइटिंग सिखाते हैं। जितना आप नॉन फिक्शन नॉवेल्स पढ़ेंगे, आपको डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच समझने में आएंगे, आपका आर्ट ऑफ आर्गुमेंटेशन बेटर हो जाएगा, जिससे कि आप अपने कंपटीशन से बेटर एस्से लिख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ नॉवेल्स पढ़ने लग जाएं। तो हमने जीएस पढ़ लिया, नॉवेल्स पढ़ लिए, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है मैगजीन्स पढ़ना, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन हो गई, आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हो, ये सब कुछ आप अपने जीएस की प्रिपरेशन को ऑगमेंट करने के लिए पढ़ते हो। तो ये सारी मैगजीन्स का जो मटेरियल है वो आपके एस्से में भी काम आएगा। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई जो कि आपको कंटेंट देगी, मैगजीन्स, नॉवेल्स और आपका जीएस। ये 3 चीजें आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके पास कंटेंट हो गया तो आपको क्या करना है। आपको पिछले 5-6 सालों के पेपर देखने हैं कि कौन से थीम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मेजर थीम्स हैं जो पूछे जाते हैं वो है एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाता है। आजकल नया फार्मिंग आ रहा है, वैदिक फार्मिंग, तो वैदिक फार्मिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन इश्यूज। लगातार विमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, रोल ऑफ वुमेन इन नेशन बिल्डिंग, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। विमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड विमेन इन जुडिशरी, इसका क्वेश्चन अब तक नहीं आया है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो विमेन इन जुडिशरी और विमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टो करेंसी, साइंस एंड टेक और इकोनॉमी को मिला के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जितना आप पढ़ोगे उतना आप लिंकेजेस बनाना शुरू कर दोगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पूछा जाता है, तो जितना आप इनके बारे में पढ़ोगे, ये पूरा एक प्योरली स्टैटिक टॉपिक है। आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। तो इस लाइन के ऊपर फिर से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे जो फेमस थीम्स हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, उनके आपको रफ ड्राफ्ट तैयार करने हैं। आपके पास 4-5 पॉइंट होने चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास उसके लिए रेलिवेंट कोट होगा, डेटा आपके पास तैयार होगा। इसका मतलब उस इशू के ऊपर बात करने के लिए आपके पास खुद के बनाए हुए पॉइंट्स होंगे। और आखिरी बात आ जाती है आपकी प्रैक्टिस की। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस आर्ट के अंदर बेहतर होते चले जाएंगे। अब प्रैक्टिस में ही आ जाएगा कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपको कंटेंट लिखना है और कैसे आपको कंक्लूजन लिखना है। तो प्रैक्टिस में आपको देखना है कैसे इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक आप पहुंचोगे। अब यहां से हम देखेंगे कि कैसे अपने ऐसे को फ्रेम किया जाता है। ये एक टेक्निक है जो आपको प्रैक्टिस के साथ आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेआउट करना है अपने ऐसे को। हमें पता है कि 300 वर्ड्स का हमको ऐसे लिखना है। इन 300 वर्ड्स में से 50 to 60 वर्ड्स आपके इंट्रोडक्शन में जाएंगे, 50 to 60 वर्ड्स ही आपके कंक्लूजन में जाएंगे, वे फॉरवर्ड में जाएंगे। इसका मतलब
300 में से 100 या फिर 120 वर्ड आपके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में चले गए। आपके पास 180 से 200 वर्ड्स बचे जिसमें आपके पास मेन कंटेंट रहेगा और इस तरीके से आपका एस्से का लेआउट बन जाएगा। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन कैसे दें एस्से का। आप कोई भी मूवी स्टार्ट करते हो, आप वो मूवी खत्म करोगे या नहीं, या उसे बीच में ही छोड़ दोगे, बहुत हद तक ये डिपेंड करता है उसके ओपनिंग सीन पर। अगर ओपनिंग सीन में आपको मजा आ गया तो आप बहुत इंटरेस्ट के साथ उसकी एंडिंग देखना चाहते हैं। यही सेम फंडा लगता है एस्से के इंट्रोडक्शन में। अगर आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया है, रीडर को आपने अपने परफेक्ट इंट्रोडक्शन से कैप्टिवेट कर लिया है, तो रीडर जानना चाहेगा कि आपने आगे क्या लिखा है। तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कैसे हम अपने इंट्रोडक्शन को इम्पैक्टफुल बनाएं, ये हम देखते हैं। पहली टेक्निक आती है स्टोरी टेलिंग। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि ह्यूमंस दे आर फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज। हमारे दिमाग को बहुत अच्छा लगता है कहानियां जानना। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 2022 में आए इस क्वेश्चन का, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो हम सबको पता है कि इंडियन पॉलिटिक्स कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत से नेता आज एक पार्टी का समर्थन कर रहे होते हैं और अगले ही दिन दूसरी पार्टी का समर्थन कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप एक स्टोरी टेलिंग कर दो तो आप अपनी नॉलेज भी एग्जामिनर को, रीडर को बता रहे हो और एक अच्छी स्टोरी टेलिंग से रीडर के दिमाग को आप हुक भी कर ले रहे हो। जैसे ये स्टोरी बहुत बढ़िया है इंडियन पॉलिटिक्स के संदर्भ में। 1967 में एक एमएलए जो कि गयालाल थे, उन्होंने एक दिन के अंदर 3 बार पार्टी चेंज करी, जिससे कि जन्म होता है एक लेजेंडरी फेस आया राम गया राम का। और इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स ने हजारों ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। इलेक्टेड लीडर्स स्वॉन टू आइडियोलॉजीज, हॉप पार्टीज लाइक स्टेपिंग स्टोन्स, chasing power over principles. One day they praise their party's vision, next day they are with the opposition at midnight press meet. Horse trading, cabinet bait, resort politics have become routine. Voters watch in disbelief as promises vanish and party flags change faster than headlines. In a democracy meant for stability, Gaya Lal's ghost still roams freely, reminding us complexity and unpredictability of Indian politics. सो ये बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपने अपने ऐसे का दे दिया। ऐसे आपने कोई भी ऐसे इंट्रोड्यूस किया है तो मैं आपको बता रहा हूं स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर को मजा आ जाएगा और आपको इस एसे के अंदर 10 प्लस मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कंटेंट बढ़िया डाल दिया आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास जिसमें आप एक स्टोरी बना सकते हो तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। दूसरा बढ़िया तरीका होता है कोट के साथ शुरू करना। इसके लिए आपको बहुत सारे कोट्स पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी। ये टेक्निक काफी सिंपल रहती है। जैसे कि 2022 का एक क्वेश्चन है, द कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज। आपको इसके ऊपर ऐसे लिखना है। अगर आपके पास कोई स्टोरी दिमाग में नहीं आ रही है तो आप किसी कोट के साथ शुरू कर सकते हैं। जैसे कि ये एक कोट है महात्मा गांधी जी का, व्हाट वी आर डूइंग टू द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बट अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स एंड टू वन अनदर। तो ये महात्मा गांधी जी का कोट है, ये इससे आप शुरू कर दीजिए। तो एक कोट से भी शुरू करना बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज और बताऊं, अगर आपने किसी कोट के साथ शुरू किया है तो आप किसी कोट के साथ अगर खत्म कर दोगे तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक रहती है। बहुत अच्छा लगता है कि आपने स्टार्टिंग में भी एक कोट यूज किया और आपके कंक्लूजन में भी आपने कंक्लूड किया एक कोट के साथ। जैसे कि ये सिल्विया ऑरल का एक कोट है, वी आर द ओनली स्पीशीज केपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग आवर ओन एक्सटेंशन एंड द एक्सटेंशन ऑफ अदर्स। सो ये सारी की सारी जो दोनों कोट्स हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज को सेव करने के कैंपेन में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग और एंडिंग में कोट का यूज किया। नेक्स्ट बढ़िया टेक्निक रहती है कि आप कोई एनेक्डोट नरेट कर दो। जैसे कि 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर, सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ द आवर देन रिटोरिकल प्रॉमिसेस। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सस्टेनेबल फार्मिंग की आज हमें जरूरत है। सो एक रामू हमारे पास एक स्मॉल फार्मर है जो कि विदर्भ में रहता है। मॉनसून फेल हो जाता है जिसकी वजह से उसकी सारी क्रॉप बेकार हो जाती है। रामू अ स्मॉल फार्मर इन विदर्भ watched the skies with hope that turned to despair. The monsoon was late, then weak, then gone. His cotton crop withered under the harsh sun. His borewell ran dry, and the loan he took from the local moneylender grew like a shadow. He couldn't escape. Banks refused further credit, and the market offered no mercy. With mounting debt, no harvest, and the family to feed, Ramu felt cornered by fate. In a land
Where farmers are worshipped in slogans but forgotten in policy, he was just another silent scream lost in the drought. तो आपने एक बहुत बेहतरीन एनेक्डोट नरेट कर दिया और इसके बाद आप अपना कंटेंट शुरू करोगे कि सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट बेस्ट टेक्निक रहती है क्वेश्चन पूछना, कि आप अपना ऐसे स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चंस पूछ के। ये टेक्निक आपके एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करने के लिए बेस्ट टेक्निक रहती है। ये टेक्निक एग्जामिनर के दिमाग में भी क्वेश्चन डालना शुरू कर देती है कि आखिरकार बच्चे ने आंसर कैसा किया होगा इन क्वेश्चंस का। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। ये ऐसे हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चंस पूछ के। Why humans have been waging wars against each other since time immemorial? Is it possible to stop wars? Why even Shri Krishna could not avoid Mahabharat war between Kauravas and Pandavas? Who benefits from wars? How many types of wars are fought? Do individuals fight wars on daily basis too? What are the new dimensions of war? Who will be able to stop wars? Is it the nation states? Is it the government? Is it the global institutions like United Nations Security Council? Or can it be an individual also? Let us delve into these fundamental questions in this essay. तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग रहते हैं, बहुत ही इंट्रीगिंग रहते हैं। आप ऐसे अपने ऐसे को प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा, एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ने के लिए इच्छुक रहेगा। नेक्स्ट टेक्निक रहती है कि किसी पोयम के स्टेंजा के साथ स्टार्ट करना, या फिर अगर आपके पास दिमाग में कोई श्लोक आ रहा है तो उसके साथ स्टार्ट करना। इसके लिए आपके पास रेडी नोट्स होने चाहिए। जैसे कि आपके पास ह्यूमन राइट्स का कोई भी क्वेश्चन आया, विमेन इश्यूज का कोई क्वेश्चन आया, प्राइवेसी, ह्यूमन डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, इनमें से कोई क्वेश्चन आता है और आपके पास रेडी नोट्स हैं, आपने बनाया है कि अगर विमेन इश्यूज पे क्वेश्चन आया तो मैं डालूंगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपने ये संस्कृत का श्लोक लिखा और नेक्स्ट लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि वेयर विमेन आर ऑनर्ड देयर डिविनिटी रिसाइड्स, और यहां से आपने किसी भी विमेन इशू को स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपको दूसरे अपने पीयर से एज जरूर मिलेगा। या फिर आपने किसी पोयम के स्टेंजा से स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत फेमस पोयम है इफ बाय रडियार्ड किपलिंग। इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ यू कैन मीट विद द ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। तो यहां पर आपको क्या सिखा रहा है, ये न्यूट्रलिटी सिखा रहा है कि आप किसी भी एक्सट्रीम्स में ना जाकर अपने बिहेवियर को कैसे न्यूट्रल रख सकते हो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, इन सब के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक सिखा दी हैं इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन अगर आप में से ये सारी टेक्निक्स आपको दिमाग में नहीं आ रही हैं, फिर भी आपको स्टार्ट तो करना ही है कहीं ना कहीं से। ना आपको कोई स्टोरी दिमाग में आ रही है, ना आपको कोई एनेक्डोट दिमाग में आ रहा है, ना कोई श्लोक, ना कोई पोयम, और ना ही कोई कोट दिमाग में आ रहा है, लेकिन आपको आंसर तो शुरू करना ही है। तो ये सबसे इजी तरीका है आपने अपने आंसर को शुरू करने का कि आप डायरेक्टली ये बताना शुरू कर दो कि आप इस ऐसे में क्या क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आया हुआ है, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। यहां पर हम बताएंगे कि इस एसे के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। इन दिस एसे वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग, impact of Indian armed forces in the process of nation building. We will focus on various dimensions where Indian army is actively engaged in making lives prosper. We will then discuss the various initiatives undertaken by Indian armed forces and its tangible outcomes in nation building. Thereafter, we will discuss the limitations the Indian armed forces faces while discharging its duties in the process of nation building. And at last, we will focus on our role as citizens in aiding the role of Indian Army in nation building. So ये बहुत इजी तरीका होता है किसी भी ऐसे को शुरू करना कि आपके पास कोई भी कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली आप ये सोचना स्टार्ट कर दो मेरे को ऐसे में करना क्या क्या है, और वही आप इंट्रोडक्शन में लिख दो। इसके दो बड़े फायदे रहते हैं कि आपके कोई भी पॉइंट मिस नहीं होते और आपका ऐसे वेल स्ट्रक्चर्ड दिखता है। एग्जामिनर को पहले से ही पता चल जाता है कि आपने आगे क्या क्या डिस्कस किया होगा, तो इससे भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बढ़िया इंट्रोडक्शन से आपने एग्जामिनर का इंटरेस्ट तो कैप्चर कर लिया है। अब मेन चीज आती है मेन बॉडी। ऐसे की मेन बॉडी भी दमदार होनी चाहिए। आपकी पूरी जीएस की प्रिपरेशन लग जाएगी बहुत अच्छे ऐसे की मेन बॉडी बनाने के लिए।
लेकिन सिर्फ कंटेंट से ही सब कुछ नहीं होता। जब तक आपके एसे में वो फ्लो और कोहेरेंस नहीं दिखेगा एग्जामिनर को, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और यही टेक्निक्स मैं अब डिस्कस करूंगा कि कैसे आप फ्लो बना सकते हो अपने एसे का, कैसे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो अपने एसे के बढ़िया फ्लो के साथ। तो पहली टेक्निक रहती है कि आपने मल्टीपल डायमेंशंस को छूना शुरू कर दिया। आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, उसके बाद आपने फैमिली लेवल पे बात करी, उसके बाद वर्क प्लेस, सोसाइटी, नेशन और फाइनली वर्ल्ड लेवल पे भी आपने बात करी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था, हाउ कैन वी स्टॉप वॉर्स। तो वो आप वॉर्स, इंडिविजुअल वॉर्स के बारे में बात कर सकते हो, फैमिली में झगड़े होते हैं वो बात कर सकते हो, वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हो, सोसाइटल वॉर्स, नेशन बिल्डिंग वॉर्स और वर्ल्ड वॉर्स के बारे में आप बात कर सकते हो। तो ऐसे आपके मल्टीपल डायमेंशंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे, आपकी मेन बॉडी कवर हो जाएगी और फिर आप कंक्लूजन पे जाओगे। दूसरी टेक्निक होती है, आप मल्टीपल सेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि आजकल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाक्फ चल रहा है, तो अगर आपके पास ऐसे वाक्फ के ऊपर आता है तो आप मल्टीपल सेक्टर्स को टच कर सकते हो कि ये कैसे सोशल इंपैक्ट करता है, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंपैक्ट क्या है, इंटरनेशनल, इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, सिक्योरिटी और लीगल इंपैक्ट क्या है। तो इन सारे सेक्टर्स पे आप बात कर सकते हो। इससे जितना ज्यादा आप सेक्टर्स लिखोगे उतने ज्यादा आपकी नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनर को पता चलता है कि आप कितना ब्रॉड सोच सकते हो। नेक्स्ट टेक्निक है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो यहां पर आप सेम एग्जांपल ले सकते हो वाक्फ वाला। आप पहले पूरी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दोगे और उसके बाद क्या क्या सॉल्यूशंस है वो एक्सप्लेन कर दोगे। इससे आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि आपको प्रॉब्लम की पूरी नॉलेज है और आपका एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड फ्रेम है जिससे आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। फिर आता है डिबेटिंग फॉर और अगेंस्ट। फॉर और अगेंस्ट हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर 2 के अंदर, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक रहती है किसी भी ऐसे के मेन कंटेंट को लिखने के लिए। कोई भी इशू है अगर आपसे पूछा जा रहा है तो फॉर के अंदर आपने 100 वर्ड्स लिख दिए, अगेंस्ट में आपने 100 वर्ड्स लिख दिए, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों मिला के 200 वर्ड्स हो जाएंगे। कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और ये फॉर और अगेंस्ट तीनों मिलाकर 300 वर्ड्स आपके कंक्लूड हो जाएंगे और आप पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस भी कर पाओगे। नेक्स्ट टेक्निक रहती है कि आप क्रोनोलॉजिकली अपने एसे को फ्रेम करो। अगर हम सेम वाक्फ वाला ले तो आप अपने एसे में उसकी हिस्टोरिकल फेसेट्स बता सकते हो कि पास्ट प्रेसिडेंट्स क्या रहे हैं, प्रेजेंट इशू क्या है और व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, फ्यूचर में क्या होगा। तो आप ऐसे क्रोनोलॉजिकली भी अपने एसे को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये चीजें हो गई आपकी मेन बॉडी के लिए कि आप कैसे अपनी मेन बॉडी लिख रहे हो। फाइनली हमें कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखने के लिए आप डिफरेंट फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। जैसे कि बहुत इजी इन कंक्लूजन से स्टार्ट कर सकते हो। आप बता रहे हो कि अब हम अपना कंक्लूजन लिखने वाले हैं, या फिर यूज कर सकते हो इन समरी, या फिर टू सम अप, या फिर इन द फाइनल एनालिसिस। बहुत सी चीजों से आप अपना कंक्लूजन स्टार्ट कर सकते हो। ऑन द होल, ऑल थिंग्स कंसीडर्ड, एज डिस्कस्ड अबव, ऑन द बैलेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो अपने कंक्लूजन को स्टार्ट करने के। कंक्लूजन के दो गोल्स होते हैं। पहला गोल ये रहता है कि कंक्लूजन आपके रीडर को एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देता है आपके एसे का, और दूसरा ये आपके रीडर के माइंड में एक फेवरेबल इंप्रेशन छोड़ के जाता है कि आपने उसको अपनी बात बताई, उसने पूरी बात समझ ली। कंक्लूजन के बाद आप एक बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो जिससे कि आप रीडर के माइंड में ये सेंस डाल रहे हो कि आपके पास फ्यूचर का भी विजन है। इससे आपका ऐसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दिखेगा और डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया 10 प्लस 12 प्लस मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। तो ऐसे यहाँ पे आपका ऐसे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दो तीन चीजें मैं आपको और बता दूं कि ऐसे के अंदर आपका फ्लो बहुत मैटर करता है। आपके ऐसे के अंदर कोहेरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक टॉपिक को स्टार्ट किया और उसको खत्म नहीं करके दूसरा टॉपिक शुरू कर दिया, जिससे कि आपका ऐसे हेवायर दिखता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आपको कोट्स से स्टार्ट करना है, आपको स्टोरीज से स्टार्ट करना है। तो ये कोट स्टोरीज आप कैसे याद कर सकते हो? तो आप कोई भी ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट पर्सनैलिटीज के कोट्स का एक फोल्डर बनाइए और कोट्स को उसमें डाल दीजिए। जब भी आप कोई भी ऐसे स्टार्ट करते हो, जरूरी नहीं है कि आपको याद आए, लेकिन अगर आपको याद आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो आप अपने नोट्स को रेफर करिए और जोन सा कोट आपको दिख रहा है
उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जितनी ज्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लिखिए, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए। अब मैं आपको कितनी भी टेक्निक्स बता दूं, जब तक आप खुद लिख के नहीं देखोगे तब तक इन टेक्निक्स को सुनना और समझना सब बेकार है। मेन आपको प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस रोज करनी है। रोज आप एक ऐसे लिखो और डिफरेंट टेक्निक्स के साथ लिखो, ताकि आप अपने माइंड को बताओ मेरे को 4 ऐसे 4 डिफरेंट स्टाइल से लिखना है। तो ये भी आपको बहुत बढ़िया रहेगा अपने एग्जामिनर को बताने के लिए कि आप डिफरेंट डायमेंशंस में सोच सकते हो। आपके सारे एसेज डिफरेंट लगेंगे और डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया नंबर एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। सो थैंक यू। जय हिंद।